आज की इस वीडियो में भाई हम ऐसी 10 सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो कि हमारे एसएससी एस्पिरेंट करते हैं, उन्हीं 10 मिस्टेक्स के ऊपर हम पर्दा डालने वाले हैं। देखो भाई, एस्पिरेंट का जब किसी भी जो कोई भी बंदा अगर तैयारी कर रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब उसने वो सारी गलतियां करी हैं जो 1% ने नहीं करी है, जिसका सिलेक्शन हो गया। तो आज जब मैं 10 मिस्टेक्स बताऊँ ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आपको एक तरीके से ये भी पता चल जाएगा कहीं ये वो 10 मिस्टेक्स तो नहीं है जिसमें से मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ। जैसे अगर आपको इस वीडियो से क्या हेल्प मिलेगी, जैसे आप जब इन सारी मिस्टेक्स को देखोगे तो आप खुद को भी देखोगे कहीं ये सारी मिस्टेक्स मैं तो नहीं कर रहा। तो जब आप ये सारी वीडियोस देखोगे ना, मतलब इसमें पूरा वीडियो देखोगे, सारे के सारे 10 मिस्टेक देखोगे, तो आपको अपने ऊपर भी एक एनालाइज करने का मौका मिलेगा और हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला मिस्टेक है ना, वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करना, जो कि एक तरीके से हमारी वीकनेस है। भाई मैं मान के चलता हूँ मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे रीजनिंग भी पसंद है, चलो इंग्लिश कुछ बच्चों को नहीं पसंद होती, जीके जीएस में वो थोड़ा सा एकदम ही डमी से रहते हैं। पता है, मैथ्स कोई जब उनको मैथ्स पसंद है तो मैथ्स से ही स्टार्ट करेंगे और मैथ्स से ही वो खत्म करेंगे अपना दिनचर्या। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। भाई चारों सब्जेक्ट्स, अगर मैं प्री की बात करूँ, देखो यहाँ पे तो 100 लिखा है, इसका परसेंटाइल समझ जाओ, यहाँ पे आप 100%। आपकी जितने भी चारों के चारों सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश, हम यहाँ पे एक जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, मतलब जनरल गवर्नमेंट एग्जाम, लगभग सभी में यही 4 सिलेबस हैं। किसी में हिंदी इंक्लूड हो जाता है, किसी में इंग्लिश नहीं पूछा जाता, जैसे रेलवे वगैरह में, उसमें साइंस वगैरह थोड़े तगड़े पूछे जाते हैं। तो आप ये लेके चलो, सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो वीक सब्जेक्ट्स अगर मैं आपका मान के चलूँ, आपका सपोज इंग्लिश है या फिर किसी का मैथ्स है, तो वो मैथ्स को नहीं पढ़ता, वो अपना ज़्यादा समय फिर जीके जीएस में ही देने लगता है या फिर इंग्लिश में देने लगता है, या फिर किसी का मैथ्स फेवरेट होता है तो वो जीके जीएस को छोड़ देता है, इंग्लिश को छोड़ देता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई जब चारों सब्जेक्ट्स, मुझे पता है कि चारों सब्जेक्ट्स का इक्वली वेटेज है, सब में 50-50 नंबर, और मैं मान के चलता हूँ, हाँ चलो ठीक है, एक बात को माना कि जीएस में से आप 50 में से 50 स्कोर नहीं कर सकते, आप इंग्लिश में 50 में से 48 स्कोर सकते हो, इन बाकी सब्जेक्ट ये बिल्कुल फुल स्कोरिंग वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैथ को ही मैं समय देते रहूँ। अच्छा चलो ठीक है, आपकी एक बार मैंने ये भी बात मानी कि मैथ का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन भाई आप उसको समय दो, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी तो समय दो भाई। इंग्लिश भी तो है, रीजनिंग भी तो है। आप मैथ्स में इतना डूब जाते हो कि मैथ्स ही करने लगते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का एज अ रिजल्ट में देखा गया ना, मैथ्स में उनके 45 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 45 प्लस नंबर आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में 20-25 नंबर आ रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको तोड़ के रख देगा और कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन को पीछे कर देगा। उनके सिलेक्शन, उनकी जो कामयाबी है उसको रोकने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो अगर आप इनमें से कोई सी मिस्टेक है ना, तो कमेंट में भाई जरूर बताना, इससे पता चलेगा आपको भी, एक थोड़ा सा इंटरेक्शन हमारे बीच बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं कि जो सबसे पहला बच्चा है, अगर आप नए एस्पिरेंट है ना, नए कदम रखे हैं एस्पिरेंट, तो आप इन सभी मिस्टेक्स को अपने ध्यान में रखो कि मैं जब ये तैयारी करूँगा तो तैयारी के दौरान मुझे इन सारी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना या फिर करना नहीं। तो सबसे पहला मिस्टेक हमारा क्या है, वीक सब्जेक्ट को बच्चे इग्नोर कर देते हैं, जो कि उनका फेवरेट नहीं होता या फिर जिसमें उनका मन नहीं लगता, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है भाई। दूसरा जो है अपना मिस्टेक, जो कि मैं कहता हूँ कि हाँ 70-80% बच्चे जो हैं वो नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के फिर बाद वो रिवाइज नहीं करते, जो रिवाइज करते हैं फिर वो मॉक नहीं लगाते। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी जो अपना दूसरा सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, नोट्स नहीं बनाते, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते। क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है ना, नोट्स बनाने वालों की कमी इसलिए हो चुकी है ना, क्योंकि बच्चों को ना सब कुछ पक्का पकाया मिल रहा है, PDF मिल रही है, वीडियोस लेक्चर्स मिल जा रहा है, एकदम लाइव किसी भी टॉपिक पे सर्च करो एकदम अच्छे से वीडियोस मिल जा रहा है, प्रॉपर अरेंज सीक्वेंस वे में पढ़ाया गया, और एकदम नोट्स मिल जा रहा है, इस PDF मिल जा रहा है। इससे क्या है ना, बच्चा खुद कुछ कर ही नहीं रहा। जब तक वो खुद कुछ करेगा नहीं ना, तब तक उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठेंगी नहीं, सारी चीज़ें एकदम अंदर। जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो आधी चीज़ें तभी हमें याद हो जाती है भाई। ऐसा भी नहीं है कि आपको केवल लेक्चर्स देखते देखते समय केवल लेक्चर्स देखना है, नोट्स पे ध्यान नहीं देना। आपको दोनों काम साइमल्टेनियसली करना है। नहीं हो रहा आपसे, मान के चलते हैं हाँ 10% बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे कि भाई लेक्चर देखते देखते मुझे नोट्स नहीं बनाया जाता। आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऐसा थोड़ी ना कि आपका सब कुछ आपके हिसाब से हो, नहीं ना। अगर आप नौकरी लेना चाहते हो तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो कि नौकरी पेपर को पास करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, करना तो पड़ेगा। तो आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो भाई, जो एग्जाम में जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, जो बच्चा आपसे आगे वो चीज़ कर रहा है वो, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, वो भी क्लास के दौरान। इतना समय नहीं होता। पहली बात तो ऐसे ही हो जाता है कि अगर मैं 2 घंटे का क्लास है, तो अगर मैं क्लास के साथ साथ ही नोट्स बना रहा हूँ तो मेरे को उसी में 4 घंटे लगते हैं। फिर आप क्या करोगे, आप अगर नोट्स नहीं बनाए साथ में, तो 2 घंटे का लेक्चर अलग देखोगे, फिर बाद में 2 घंटा उसके ऊपर अलग से नोट्स बनाओगे। लेकिन जब हम साथ ही साथ नोट्स बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, टीचर्स कई बार कुछ अपने मुख से कुछ ऐसी बातें बोलता है जो वो बोर्ड पे नहीं लिखता, तो उससे हमें हेल्प मिलती है, हम वहीं पे कहीं कोने में बॉक्स बना के लिख लेते हैं। तो ये भी फायदा होता है लाइव क्लास में हमें नोट्स बनाने का। अच्छा, लाइव से मुझे एक बात और याद आई, कभी भी आप लाइव क्लास मत लेना भाई। लाइव क्लास वैसे कभी मजे के लिए ले लेना, कभी कभी एक बार कुछ लगे हाँ थोड़ा सा वैसे कि ले लेते हैं कभी कभी, लेकिन कभी भी आप पूरा जो सिलेबस है ना, कभी भी लाइव क्लास में मत करना भाई। आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखना, क्योंकि इसमें आपको पास एक फीचर होती है कि आप वहाँ पे 2x में करके देख सकते हो। लाइव में ऐसी फीचर नहीं होती, जैसा टीचर जिस टोन में जिस स्पीड से पढ़ा रहा है उसी स्पीड
स्पीड से आपको पढ़ना पड़ेगा, और जैसा वो पढ़ाता है ऐसा लगता है कि 0.5 की स्पीड पे बोलता है, लेकिन रिकॉर्डेड में ऐसा क्या होता है कि हम अपने हिसाब से उसकी स्पीड चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। देखो पीडीएफ में मानता हूँ कि हाँ पीडीएफ अच्छे होते हैं, पीडीएफ काम आती है, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में नहीं। जैसे मैथ्स में क्या है, आपको खुद नोट्स बनाने की जरूरत है। इंग्लिश में क्या थोड़ा बहुत चल जाता है कि अगर आप पीडीएफ वगैरह से पढ़ लेते हो, क्योंकि उसमें सब कुछ मतलब लिखना ही रहता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम अपने वर्ड्स में कुछ लिखते हैं समझ के। आपको अगर कोई बुक वगैरह मिल जाए तो इंग्लिश में लिख लो आप, और रीजनिंग में भी अगर आप नोट्स बनाओ तो अच्छी बात है, बुक से आप क्या ही समझोगे उसमें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। जीके जीएस में भी आपको खुद नोट्स बनाने चाहिए। चलो मैं एक बार ये भी मानता हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा वास्ट है, अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है तो आप उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाओ ना। आपका काम ही क्या है, ऐसा तो काम है नहीं कि आपको 9 से 5 ड्यूटी जाना है फिर रात में पढ़ना है। माना कि 5% बच्चों के साथ है तो वो अपना पीडीएफ से काम चला सकते हैं, लेकिन 95% बच्चे तो ऐसे हैं ना जिनको नोट्स बनाना चाहिए भाई है। एक्सेप्शन देखो हर चीज़ में मिलेंगे, लेकिन मैं उन एक्सेप्शंस के हट के बात कर रहा हूँ, तो आपको नोट्स बनाना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई, रिवीजन। देखो एक बार को मैं मान के चलता हूँ कि हाँ आप नोट्स बनाते हो, नोट्स वाले बच्चों की जो तादाद है न बनाने वालों की वो कम है, लेकिन रिवीजन करने वालों की जो बच्चे हैं ना जो रिवीजन नहीं करते उनकी बहुत बड़ी तादाद है भाई। क्यों नहीं करते भाई रिवीजन, क्यों नहीं करते? इसमें माना कि चलो बोरिंग लगती है, रिवीजन बड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको रिवीजन को बोरिंग, मैंने आपको सबसे पहले भी क्या बोला, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ। देखो रिवीजन आपको कैसे करना है, मैं मान के चलता हूँ, हाँ मानता हूँ कि भाई रिवीजन थोड़ा सा बोरिंग लगता है, रिवीजन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आप जब डेली रिवीजन करते हो ना, जैसे आज मैंने किसी भी चैप्टर का एक पढ़ा, सपोज मैंने ट्रिग्नोमेट्री उठा लिया, और इंग्लिश में मैंने सपोज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उठा लिया, और जियोग्राफी में कोई सा चैप्टर उठा लेता हूँ, सपोज इंडियन साइज एंड लोकेशन वाला मैं चैप्टर उठा लेता हूँ, या फिर बायो का कोई भी टिश्यू वाला चैप्टर उठा लेता हूँ। अब मैंने आज जो भी पढ़ा उसके मैं नोट्स बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा भाई, नोट्स बनाऊंगा, क्लासेस देखूंगा, फिर आज का जो मेरा दिनचर्या खत्म हो जाएगा, जो कि रात में जब सोने से जाने से पहले कल के लिए मैं जो टारगेट बनाऊंगा उसमें ये भी लिखूंगा कि मैं कल का दिनचर्या स्टार्ट करने से पहले पहले मैं 15 मिनट रिवीजन करूंगा। अब 15 मिनट आपको रिवीजन पता है कैसे करना है, कि आपको ये नहीं कि सारी एक लाइन एकदम अच्छे से पढ़ना है जैसा कि आपने कल पढ़ा था, नहीं, आपको केवल ऊपर से देखना है, जैसे रोबोट देखते हैं, कोई भी किताब पेज खोल के जैसे रोबोट देखते हैं ना, स्कैन करना है भाई, कल मैंने क्या क्या पढ़ा, जैसी आप बस स्कैन करो, पढ़ो मत। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इंग्लिश, रीजनिंग और ये सब ऐसे, हालांकि मैथ्स में भी मोस्टली आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको याद रहेंगे। इससे क्या होता है, अगर आप 24 घंटे के अंदर आप उसको प्रैक्टिस ना करो, भले ही हाथ पेन से, लेकिन आप उसको बस देख लो ना, तो आपके दिमाग में वो रह जाएगा। फिर तीसरे दिन देख लो, मैथ में तो मैं मतलब हर सब्जेक्ट में यही कहूँगा 1-3-7 रूल फॉलो करो। मतलब अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा तो एक बार उसको रिवीजन करो, मतलब पहला दिन, फिर तीसरे दिन और फिर 7वें दिन। इससे क्या है, आपके दिमाग में बिल्कुल वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद भी 1 महीना बाद रिवीजन करो, चाहे 1.5 महीना बाद, वो आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन 1-1.5 महीना बाद याद कर लेना भाई। तो आपको कैसे कितना रिवीजन, केवल और केवल एक बार स्कैन करना है, पूरा अच्छे से नहीं पढ़ना। स्कैन करने मतलब सारे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं कॉपी में वो आपकी नजर में आ जाने चाहिए, ताकि कहीं अगर ऐसा लगे कि ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत वो आ जाना चाहिए, और आप उसके बारे में एक थोड़ा सा पढ़ लो। उससे क्या पता चल जाएगा कि ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ क्या था, तो डायरेक्टली फिर उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो रिवीजन आपको समझ में आया कैसे करना है। इससे क्या होगा ना, आपका ज़्यादा समय भी ना लगेगा रिवीजन में, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और बोरिंग भी नहीं होगा। रिवीजन को भी भाई कंसिस्टेंटली करना है, और एसएससी में तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे वोकैबुलरी हो गया, जिसमें रिवीजन ही सबसे ज़्यादा काम है। नई वर्ड्स पढ़ने से ज़्यादा जरूरी रिवीजन करना है। ठीक है, अगली जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। देखो आजकल जो लाइब्रेरी देश भर में हर जगह लगभग लाइब्रेरी खुल चुके हैं, उससे कंसिस्टेंसी तो हमारी ब्रेक नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती लाइब्रेरी ना जाने की। लाइब्रेरी जाने की कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, वो पढ़ाई करने की कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखते। अगर मैं रियलिटी बताऊँ ना, जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं, आप घर पे अगर पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता हो कि भाई वो तो लाइब्रेरी जा रहा होगा, बहुत अच्छी से पढ़ाई चली होगी। नहीं भाई, उसमें से भी केवल 5% 10% बच्चों की जो ज़्यादा डेडिकेटेड है, जो अपने घर के हालात को समझते हैं, अपने मम्मी पापा का मुंह देखकर अच्छे से टाइम को मैनेज कर रहे हैं, केवल वही कर पाते हैं। जो लाइब्रेरी जाते हैं ना, उसमें से भी 90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, वरना केवल लाइब्रेरी जाने वालों का सिलेक्शन होता है, घर से वालों का सिलेक्शन नहीं होता, या फिर ये जो ऑफलाइन कोचिंग जाके पीजी में रहते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। ये लाइब्रेरी में जाके पता क्या करते हैं, इनका 1 महीना एकदम अच्छे से चलेगा शेड्यूल, क्योंकि नया नया रहता है, नया नया लाइब्रेरी, नया नया माहौल, अलग अलग इन्वायरमेंट, सब कुछ पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं, उनको देख के 1 महीना मोटिवेट रहते हैं, एकदम अच्छे से, एकदम अंदर आग जली रहती है। लेकिन 1 महीने जहाँ हुए, धीरे 1 महीने भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15-20 दिन बाद ही इनका जो रील्स पर जो होता है, इनका जो भी मोटिवेशन होता है, या फिर जो भी कह सकते हैं, ये जो फोकस मोड होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। एक तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक आजकल इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बन चुके हैं ना। अगर हम किसी पे यूट्यूब पर भी अगर हम पढ़ने वाला चीज़ देखें तो उसके नीचे ऐसे चीज़ें, रिकमेंडेड वीडियो, थंबनेल्स वगैरह आएंगे ना, कि क्लिक हो ही जाता है भाई। 90% मतलब हमारा दिमाग ये कहता है 90% केस में कि भाई क्लिक करके देख ले क्या हो गया है। ऐसे थंबनेल लोग बनाते हैं, या फिर ऐसे यूट्यूब का एल्गोरिदम है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हो चुका है भाई। तो हमें कम से कम अपनी जो भी ये चीज़ें हैं, जो कि ये फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, इन सबको कम करना, ये हमारी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हमको क्या करना है भाई, अपना डेली का टारगेट बनाना है। उससे क्या कि हम भटकेंगे नहीं, हमारे पास एक गोल रहेगा कि आज के दिन में मुझे ये सही चीज़ें अचीव करना है। इससे क्या हमारी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी, देखो आपको लाइब्रेरी में जाके डेली अटेंडेंस लगा के वो वाली कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करनी कि मैं डेली लाइब्रेरी आता हूँ, पैसे वसूल हो रहे हैं बस, ठीक है, नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है। तो पढ़ाई आपको एक कंसिस्टेंट वे में करना है भाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा ये वाले पॉइंट, आपको कैसे ओवरकम करना है। और ये भी वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स है भाई, जो घर पर पढ़ते हैं या फिर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो उनकी भी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। मैंने बताया आपको कैसे। ठीक है, आप यहाँ पे कॉमन में देख रहे हो,
हो देखो कल से पक्का, हर सुबह आके वो एकदम जोश से आता है, लेकिन जैसे ही आता है 10 मिनट के लिए मोबाइल खोलता है, गरम गरम जो भी मतलब गर्मी हो रही होती है, आता है पंखा चला के, पंखे में लाइब्रेरी में सब कुछ माहौल एकदम ठंडा ठंडा रहता है, एसी चल रहा होता है, गर्मी के मौसम में पानी एकदम बगल में रखा रहता है और एकदम कंफर्ट सीट रहती है। तो 10 मिनट अगर वो स्क्रॉल करने के बोलता है, पहले 10 मिनट स्क्रॉल कर लेते हैं, देखते हैं क्या देश में चल रहा है, देश में तो नहीं, देखता है क्या इंस्टाग्राम पे चल रहा है, और देख के फिर उसके बाद वो अब अलग ही दुनिया में खो जाता है। तो फिर वो अपने आप को एक धोखा देता है, बोलता है कल से पक्का करेंगे, कल से आते ही ये करेंगे। तो ये सब आपको नहीं करना भाई, ये सब या तो आप अपने टेबल पे लिख लो सामने, ताकि ये 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं करनी है, जो कि 95% बच्चे करते हैं, तभी उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगला जो है हमारा कॉमन मिस्टेक है वो सेल्फ स्टडी की कमी। देखो माना कि चलो आप कंसिस्टेंट हो, आप नोट्स भी बना रहे हो, लेकिन सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं कर रहे ना, आपका पूरा दिन लेक्चर लेने में ही जा रहा है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि लेक्चर लेने से केवल और केवल 30 से 40% आपके दिमाग में रहेगा, वो भी कुछ समय तक। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका दिमाग खुद एफर्ट लगा रहा है उन सभी चीज़ों को ग्रैब करने में, उन सभी चीज़ों को रिवाइज करने में। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, किसी भी चीज़ को समझने की, वो बढ़ती है भाई, और वो लंबे समय तक याद रहती है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है ना, सेल्फ स्टडी का मतलब क्यों, ये नहीं कि टीचर से ना पढ़ना, खुद ही पढ़ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इसका मतलब ये है ना कि अगर आपने लेक्चर लिया तो एक तरीके से कोचिंग हो गया, ऑनलाइन कोचिंग हो गया, तो आपने उसके नोट्स बनाए, क्लास क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए लाइव क्लास के दौरान ही। अब आपने जब लेक्चर बंद कर दिया, उसके बाद आपको क्लास क्वेश्चन फिर से करना है, रिवीजन फिर से करना है, मॉक वगैरह फिर से लगाना है, वो आता है अपने सेल्फ स्टडी अंडर। ठीक है, तो ये सब आपको काम करना पड़ेगा। अगर मैं मान के चलूँ आप 3 से 4 घंटे लेक्चर्स लेते हो ना भाई, तो आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे आपको कम से कम सेल्फ स्टडी करना है, बिल्कुल भाई करना है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि अगर आपको 3 से 4 घंटे लेक्चर लेना है तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटा, मतलब उससे ज़्यादा ही आपको सेल्फ स्टडी करने की, बिल्कुल मैं रेडी करता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात से। लेकिन ये उस समय जब आपके एग्जाम्स पास में हो, जब आपका जो लेक्चर्स वाला अब कम पोर्शन बचा है, क्योंकि लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा समय जाता है नोट्स बनाने में, लेक्चर्स लिखने में, तो मैं मानता हूँ भाई, तो रिवीजन के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा सा समय कम बच जाता है। लेकिन हाँ, 3 से 4 घंटा, 2 से 3 घंटा, इतना तो जरूर आप निकालो, इतना तो आप जरूर समय निकालो कि जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप एक बार देख लो पूरे दिन में, तो ये आपका सेल्फ स्टडी के अंदर आ जाएगा। और लाइब्रेरी वाले बच्चों तो अपना बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो घर पे है नहीं, मम्मी पापा उनको कहीं भेजेंगे नहीं सब्जी लेने के लिए अलग अलग काम के लिए, बार बार उठना नहीं पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से चाहे उठे, ब्रेक वगैरह लेने के हिसाब से टाइम टेबल वगैरह बना के, तो उनके पास एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट का सब कुछ होता है, तो वो इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं सेल्फ स्टडी को, कि मैं सुबह लेक्चर्स लूँगा, शाम को पढ़ूंगा खुद, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। अगला जो अपना सबसे कॉमन मिस्टेक है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है, वो है मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर एनी वन सब्जेक्ट। एनी वन सब्जेक्ट मतलब जैसे मैंने बताया आपको सबसे पहली मिस्टेक कि सबसे वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करना, उसी तरीके से वो करते हैं। जैसे अपना फेवरेट कोई सब्जेक्ट, अगर मैं मैथ ले लूँ चाहे इंग्लिश ले लूँ, तो वो दिन भर इंग्लिश ही पढ़ते रहेंगे और एक टीचर से नहीं 4 टीचर से पढ़ेंगे। जैसे अगर मैंने बता दिया मैथ्स का ना, मैथ्स का अगर मैं बताऊँ तो वो एक चैप्टर ले लेता हूँ, सपोज नंबर सिस्टम वाले ले लेता हूँ, तो वो नंबर सिस्टम पता क्या करेंगे, पहले बैच में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यूट्यूब पे जाएंगे, उसका वन शॉट देखेंगे, फिर उसके वहीं पे PYQ सॉल्व करेंगे। भाई क्यों करना इतना, बैच में जो टीचर करवाता है ना वो इतना ज़्यादा होता है, इतना इनफ होता है ना, आपको यूट्यूब पर जाने की जरूरत ही नहीं, आपने क्यों पैसे खर्च किए, आप वही करो। ये जो यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना, ये मतलब केवल और केवल रिवीजन के लिए सफिशिएंट होता है भाई। कभी भी आप कोई भी कंप्लीट चैप्टर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते। अगर मैं नंबर सिस्टम का एग्जांपल दूं तो इसमें डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल और ये पावर एक्सपोनेंट वाली सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और टीचर्स मतलब सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आप केवल इन्हीं को पढ़ के नहीं कर सकते पूरा पेपर, क्योंकि देखो 80% जो सवाल होते हैं वो मोस्ट रिपीटेड होते हैं और 20% ऐसे सवाल होते हैं जो कि रिपीटेड नहीं होते, नहीं आते हैं। अब जो ज़्यादातर जो पूरी दुनिया है ना, लगभग वो 80% सवाल जो रिपीटेड होते हैं वो कर लेती है, और यही चीज़ आपको यूट्यूब पे हर वीडियोस में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो 20% जो चीज़ होती है ना, इसके लिए आपको पूरा एक जो प्रॉपर बैच की तरह जैसे पढ़ाते हैं, पूरा एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो कि केवल और केवल बैच में ही पॉसिबल होता है, वहाँ पे आप पढ़ोगे नहीं। अब ये 20% जो सवाल करेगा उसी का तो सिलेक्शन होगा, 80% तो सभी बच्चे कर ले। अगर मैं बोल के चलूँ 10 से 12 लाख अगर बैठते हैं, जो कि 30 से 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से 10 से 12 लाख ही बच्चे बैठते हैं पेपर में देने, तो उसमें से अगर मैं कहूँ ना तो 7 से 8 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे तो ऐसे ही मुंह धो के जाते हैं बस, 7 से 8 लाख बच्चे ने इस 80% क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि वो मैराथन देख के, यूट्यूब पर वन शॉट देख के सभी कुछ वो भी करके जाते हैं। लेकिन ये जो 20% जो सवाल आते हैं जो नए होते हैं, उसमें से केवल और केवल 50,000 के बच्चे, 50,000 के आसपास बच्चे कर पाते हैं, 50,000 से 1 लाख के आसपास बच्चे कर पाते हैं। देखो इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा रेशो बिगड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा प्रोपोर्शन कम है भाई इन बच्चों का। ठीक है, तो जो सीरियस कैंडिडेट है ना वो केवल 1 से 2 लाख ही बच्चे हैं, और फिर वो जाके उसमें से भी मेंस में छट जाते हैं टाइम वगैरह के मैनेजमेंट के हिसाब से और एक्यूरेसी के हिसाब से। ठीक है, तो इतना मतलब ऐसा है, देखो ये है कंसिस्टेंसी का, ये है अपना कंपटीशन का माहौल। तो आपको नंबर ऑफ एस्पिरेंट, नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ अटेंडेंस देख के बिल्कुल नहीं घबराना, खुद पे ध्यान देना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आपको फुल बैच ही पढ़ना है, यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं जाना। यूट्यूब पर बाद में जाना जब आपका लगभग 60 to 70% सॉल्व हो जाए, जब आप रिवीजन करने के लिए किसी भी जाओ, वो भी उसी टीचर का जिससे आपने बैच ले रखा है। आप एकदम ट्रस्टेड टीचर से बैच लो, ताकि सब कुछ वो पढ़ाए यूट्यूब पर भी एक्टिव रहे और बैच में भी एक्टिव रहे। ठीक है, तो ऐसे ही टीचर का आप सब्सक्रिप्शन लो। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको इस मिस्टेक्स को ओवर करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो अपना ये है मल्टीपल एग्जाम प्रिपरेशन। अब देखो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो मैं मान के चलता हूँ, मान के क्या चलता भाई, मानते हैं जितने भी अपने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं लगभग सभी में एक ही सब्जेक्ट्स, मतलब
मतलब एक ही सेम सब्जेक्ट है, लगभग सभी का सेम सिलेबस है और लगभग सभी का सेम सा लेवल भी है पूछने का। अगर आप किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करते हो एकदम अच्छे से, जैसे एसएससी सीजीएल अपना टॉप पे है, तो मैं मान के चलता हूँ, मान के क्या चलना, बिल्कुल सही बात है ये कि वो बच्चा सीएचएसएल के लिए भी तैयार हो रहा है, रेलवे के लिए भी तैयार हो रहा है, एमटीएस के लिए भी तैयार हो रहा है, बैंकिंग के लिए भी तैयार हो रहा है। बस उनके लिए थोड़ा थोड़ा उसको अलग पढ़ना पड़ेगा, जो कि उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है उस एग्जाम्स में। जैसे रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती, साइंस वगैरह पूछा जाता है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब एक्सेप्शन है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि हाँ सभी में लगभग सेम सब्जेक्ट तो सभी में सेम होता है, लगभग ऑलमोस्ट। तो बच्चा क्या करता है ना, वो एक मेन बैच खरीद रखता है। सपोज उसने XYZ कोई भी मेन बैच रखा है, जो कि एक प्रॉपर बैच है, फाउंडेशन बैच है, जिसमें से वो पढ़ रहा रहता है, जो कि मैं मान के चलता हूँ चलो सीजीएल का उसने बैच खरीदा। अब जब वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो वो सीएचएसएल के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब सीएचएसएल का भी सिलेबस कर रहा है, एमटीएस का भी सिलेबस कर रहा है, जीडी का भी पेपर दे सकता है वो, और अपने जो भी अपने सिलेक्शन फेज इनके भी पेपर दे सकता है, बाकी के जितने भी साइड बाय साइड पेपर हो रहे हैं वो दे सकता है। और मैं कहूँगा भाई दो फॉर्म भरो, पेपर दो, देखो कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम पहली बार देते हैं बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स ऐसी होती है जो कि सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं, तो उस समय सारी मिस्टेक्स दूर होती हैं, ताकि हम जब जेन्युइन पेपर देने जाए, जो कि हम अपनी तरफ से पूरा 100% तैयार हो जाए, तो उस समय सारी मिस्टेक्स ना हो। लेकिन बच्चा गलती तब करता है ना जब वो इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लगता है। अब ये कैसे, आपको मैं अच्छे समझाता हूँ। जैसे उसने मेन बैच लिया, तो मेन बैच से वो तैयारी तो कर ही रहा है भाई, XYZ बैच से वो सीजीएल की तैयारी तो कर ही रहा है, लेकिन उसने भर रखा है सीएचएसएल का भी पेपर, एमटीएस का भी फार्म भर रखा है, जीडी का भी सिलेक्शन फेज का भी फार्म भर रखा है, दिल्ली पुलिस का भी फार्म भर रखा है। जब उसने इन सभी का फार्म भर रखा है, तो हर 2 महीने बाद उसका डेफिनेटली पेपर आने वाला है, हर 2 महीने बाद। अब वो हर 2 महीने बाद पता क्या करता है, अपना मेन वाला जो बैच जिससे वो सीजीएल की तैयारी कर रहा था, उसको छोड़कर यूट्यूब पर जो उसका अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, सपोज सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है अगले हफ्ते 10-15 दिन बाद, उसका वो मैराथन देखने लगता है। सबसे बड़ी गलती करता है वो, अपने 10-15 दिन बर्बाद तो करता ही करता है। जिस दिन वो पेपर देने जाता है वो उसका 1-2 दिन बर्बाद हुआ ही, लेकिन उसकी प्रिपरेशन में, क्योंकि वो जब फार्म भरा है तो जरूर पेरेंट्स को पता चल गया होगा या फिर घर वालों को पता चल गया होगा, तो अब घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, घर वालों को कैसे पता चलेगा कि हाँ लाइब्रेरी में जाके क्या कर रहा है। तो फिर उसकी तैयारी करने लगता है कि भाई घर वालों को कुछ तो बताना कि मैंने ये फार्म भरा है, उसमें पूछेंगे जरूर कितना नंबर आ रहा है। तो फिर वो उसकी प्रिपरेशन करता है अपना मेन बैच छोड़ के, जिससे वो पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहा था, जिसमें अभी उसके केवल 3-4 चैप्टर हुए हैं, उसको छोड़ के अब वो यूट्यूब पर मैराथन जो कि चल रही होती है, जो कि हर एग्जाम से पहले चलती है 8-10 दिन पहले, उनको वो फॉलो करने लगता है। अब ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। कभी भी आपका सिलेक्शन जो होगा ना कंप्लीटली मैराथन से नहीं होगा। मैराथन जितनी भी होती है वन शॉट होती है, केवल रिवीजन पर्पस के लिए होती है भाई। आप इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप किसी भी एक एग्जाम को फोकस बनाओ, जो कि आपका मेन एग्जाम है, जो कि आपका मेन गोल होना चाहिए, आप सारे एग्जाम्स दो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जो मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो मेन गोल होना चाहिए, जो मेन टारगेट होना चाहिए, जहां पर जाके एकदम डायरेक्ट तीर आपको मारना है, वो वही एग्जाम होना चाहिए जिसका आपने डिसाइड किया। ये जो बाकी के डिस्ट्रैक्शन वाले जो भी एग्जाम्स आएंगे ना, इनको आप ऐसा साइड लेके चलो कि हाँ मैं इनका पेपर दे दूंगा, लेकिन मतलब जितना मैंने मेन बैच से पढ़ा है उतना ही मैं इसके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करूँगा। अगर आपको चलो कॉलेज के साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका तो भाई जरूरी है। तो आप ऐसा करो कि अगर आप पेपर दे रहे हो, जैसे मैं मान के चलता हूँ, मान के क्या चलना, बिल्कुल मतलब ऐसा होता ही है, तो वो ग्रेजुएशन की तैयारी भी कर रहे हैं और अपना साथ साथ सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन का भी उनका पेपर आ गया और सीजीएल का पेपर भी उनका लगभग 6 महीने बाद है, तो इसकी प्रिपरेशन का आप समय घटा दो। ऐसे आप डेली मान को चलो, आप सीजीएल में अगर 7 से 8 घंटा दे रहे हो, तो जैसे आपका ग्रेजुएशन का पेपर आया, अब आप इसमें 3 से 4 घंटे दो, मतलब सीजीएल में आप इसके टाइम रिड्यूस करके 2 से 3 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे कर लो, मतलब हाफ टाइम कर लो, और जो बाकी का टाइम बचेगा उसको यहाँ पे मैनेज करो। क्योंकि ग्रेजुएशन में अगर बैक आ गई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपका फिर साल बढ़ जाएगा, 1 साल ऐड हो जाएगा उसके पेपर निकालने में, बैक पेपर निकालने में। तो ग्रेजुएशन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, आपकी बैक ना लगे भाई। बैक लगने से फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बाद में, फिर हमें फिर से बैक वाला पेपर देने लगता है, फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, 1 साल हमारा और ऐड हो जाता है पढ़ाई में, तो जो कि हमें इससे बचना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में भी आप ऐसा मत करो कि आपका बैक आ जाए, तो आप उस समय सीजीएल की प्रिपरेशन मैं नहीं कहूँगा कि आप स्टॉप कर दो, रिवीजन करते रहो, 1 से 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, कम कर दो एकदम समय, बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वाला कम कर दो, मतलब 2 से 3 घंटे, और अपना ऑलमोस्ट जो सारा समय वो आप ग्रेजुएशन के पेपर में दे दो। ग्रेजुएशन का पेपर ज़्यादा दिन तो चलता नहीं है, मैक्सिमम 8 से 10 दिन, अगर आपके 6-7 सब्जेक्ट हैं तो 8 से 10 दिन चलेंगे, अगर बीच में गैप वैप भी है तो फिर मैक्सिमम 15 से 20 दिन, उतने आप 2-3 घंटे पढ़ो सीजीएल के लिए। और फिर जब आपका जैसे ग्रेजुएशन खत्म होगा, पेपर खत्म होगा, उसके बाद फिर से आप वही अपना नॉर्मल रूटीन में, आपको कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करनी पड़े। चाहे 1 घंटा के लिए पढ़ना है, कहीं घूमने गए, तब भी आपको मोबाइल खोल के देख लेना पीडीएफ वगैरह, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी। इससे क्या ना आपका फ्लो नहीं टूटेगा भाई, ठीक है। अगला मिस्टेक पे चलते हैं। अगला जो है ना, सबसे आप इन सभी मिस्टेक से बच के आ गए, लेकिन जो ये वाला जो मिस्टेक है ना, अगर आप ये वाला मिस्टेक कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। बाकी सारे मिस्टेक्स चल भी जाएंगे अगर आप 3-4 साल रगड़ बगड़ के आ गए आगे, तो आपको 3-4 साल मतलब लग जाएंगे अगर वो सारी मिस्टेक्स करते करते आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन ये वाला अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट आपको बहुत ही मतलब अच्छे से प्रॉपर वे में, कम से कम अगर मैं कम से कम बोलूँ तो 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। और वो भी ये 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ऐसे होने चाहिए ना जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी आपको
आपको आने चाहिए। और अगला पॉइंट अपना यही है कि आपको केवल मॉक टेस्ट देना नहीं है, एनालाइज भी करना है भाई। एनालाइज का मतलब क्या होता है, देखो पहले अगर मैंने मॉक टेस्ट दिया, माना कि उसमें मेरे 100 में से या फिर मैक्सिमम 200 नंबर का अगर मैं लेके चलूँ तो मेरे 200 में से सपोज 70-80 नंबर आ रहे हैं, 70-80 नंबर आ रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 140 स्कोर कर लेते हैं, जो कि अपने कट ऑफ के आसपास हैं वो। तो अगर 140 आ रहे हैं तो इसका लोग खुश नहीं होना भाई। आपके जो भी सवाल गलत जा रहे हैं, जो भी आपने सवाल छोड़े हैं, वो आपको एक बार एनालाइज करना है, देखना है कि अगर मैंने ये सवाल स्किप किया है तो क्यों स्किप किया है, ये कौन से कंसेप्ट है, ये मेरे नोट्स में है कि नहीं है तो एक अलग कॉपी बनाओ या फिर अपने नोट्स में इसको कहीं कोने में इंक्लूड करो। अगर ये मेरा सवाल गलत जा रहा है तो क्यों गलत जा रहा है, आप उसको फिर से सॉल्व करो। ये जो मॉक टेस्ट जहाँ पर भी आप देते हो जिस भी सॉफ्टवेयर में, वहाँ पर एज सॉल्वर मोड आ जाता है ऑन। तो जैसे आप एनालाइज करो वहाँ पे सॉल्विंग मोड चालू कर लो और फिर उसके बाद फिर से उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। उससे जैसे जो सा आपका करेक्ट आंसर होगा वो वाला आपको हरा दिखा देगा, बाकी का रॉन्ग दिखा देगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मॉक टेस्ट जो एनालिसिस होता है बहुत ही अच्छे से होता है। तो इससे जब आप अपने मॉक टेस्ट एनालिसिस करोगे ना तो फिर से आगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल में या फिर जितने भी अपने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इसमें लगभग 70 से 80% या फिर 60 से 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स होते हैं, रिपीटेड होते हैं प्रीवियस ईयर वाले, और फिर बाकी के 20 से 30% अपने जो भी क्वेश्चन होते हैं वो नहीं होते हैं, वो भी डिजिट चेंज करके आते हैं, उसी चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट जो कि आपने पढ़ा होगा अपने नोट्स में। हर टाइप कवर किया जाता है आपके नोट्स में भी, अगर किया गया होगा तो आपके नोट्स में से ही आने वाले हैं। लेकिन ये जो 60-70% है इनकी प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है। तो इसकी जो प्रिपरेशन होगी ना भाई वो आपके मॉक टेस्ट से ही होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट से ही फंसेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे वो लाइक मॉक टेस्ट हो। लाइक मॉक टेस्ट मतलब अब तो वैसे एसएससी वालों ने ऐसा कर दिया चेयरमैन साहब ने कि हम डायरेक्टली एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं दे सकते जो सीजीएल में पूछा गया। उन्होंने अब उस पर कॉपीराइट लगा देंगे, वो 1-1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे। तो अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मॉक टेस्ट वाली, ये क्या करती हैं, वैसा ही डिजिट से चेंज करके वैसे ही सेम मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार करती है। तो आप उन मॉक टेस्ट को लगाओ, आपका अगर वो उसमें अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके इसमें अच्छे स्कोर आएंगे। इवन ऐसा होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट में, अगर आप अपने एग्जाम में अगर आप 140 ला रहे हो ना, तो आपका वहाँ पे मतलब ऐसा कहूँ कि अगर आप घर पे मॉक लगा रहे हो तो अगर आपके 150 आ रहे हैं तो आप ऐसा मान के चलो कि आप एग्जाम में देने जाओगे तो 160 आएंगे, क्योंकि जो घर पे आप दे रहे होते हो वो मॉक टेस्ट इजिली थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है, जनरली थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि सही भी बात है। आपको थोड़ा सा और हार्ड तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको 100% लाना है तो आपको 110% की तैयारी करनी चाहिए, ये मानते हो ना। तो वैसे ही होता है यहाँ पर भी। तो आपको मॉक टेस्ट ऐसा तो है नहीं कि कम लगाना है, मॉक टेस्ट भर भर के लगाना है भाई। अगर आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है तो आपको सिलेबस के साथ साथ, और एग्जाम एकदम सर पे आ गया तो सिलेबस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है। मॉक टेस्ट क्या, जैसे आपका मान के चलता हूँ 7 से 8 महीना या फिर 1 साल लेते हो अगर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आपको 4 से 5 महीना बाद स्टार्टिंग में सेक्शनल मॉक मतलब रीजनिंग का केवल मॉक, मैथ्स का केवल मॉक, जीके जीएस का केवल मॉक, ये लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए 4 से 5 महीने बाद। बिल्कुल भाई, इतना बेस्ट समय इस दिन से आप लगाते स्टार्ट कर दो और अपनी प्रिपरेशन को साथ साथ रखो। इस दिन से क्या, 4-5 महीने बाद आप डेली मॉक मत लगाओ, हफ्ते में 1-2 लगा लिया, 2-3 लगा लिया, फिर जैसे जैसे आपका सिलेबस, फिर आप 7 से 8 महीने बाद डेली मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। इससे क्या, आपको मॉक पे रिलाई करना है। मैक्सिमम आपकी जो तैयारी मॉक टेस्ट से होगी, आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट ही अपना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको पता चलेगा आप कितना पानी में हो, जो आप पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं, आपके सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, सब कुछ यहीं से पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट आपको केवल देना ही नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है। अगला जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिस्टेक है, जो कि 99% बच्चे नहीं, लगभग 100% बच्चे ही इसमें फंस चुके हैं, वो है अपना सोशल मीडिया, जो कि मतलब इतना एक जैसे कलयुग है ना, कलयुग, तो ये कलयुग का दूसरा नाम है अपना सोशल मीडिया, जिसने अपने जाल में लगभग 100% लोगों को मतलब कर लिया। जो ये मतलब 0.005% या फिर 0.5% ही ऐसे लोग हैं जो अपने आप को थोड़ा सा इन सभी चीज़ों से दूर कर पाए हैं, वो भी इसकी वजह से कि वो अपना इससे काम करवाते हैं। काम करवाने का मतलब जो जैसे अर्निंग जो कर रहे हैं सोशल मीडिया से, वो तो ठीक है, जो रील्स बना रहे हैं उनका तो फायदा है भाई, उनको अर्निंग हो रही है, वो बड़े, उनकी वैल्यू डेली बढ़ती जा रही है। लेकिन आपका इसमें क्या फायदा, आप तो उनकी रील्स देख रहे हो, फिर दूसरा रील देख रहे हो, तीसरा, इस तरीके से आप केवल स्क्रॉल करते जा रहे हो। पैसे जो आ रहे हैं, जो जिनकी वैल्यू बढ़ रही है, वो तो उसकी बढ़ रही है जिसके जो रील्स बना रहा है। अगर आपको यही काम करना है तो आप भी रील्स बनाओ, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो उनकी रील्स देखने में। आप जब रील्स बनाओगे फिर आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी कभी ना कभी, आपकी भी फिर मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। कुल मिला को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको उनकी रील्स नहीं देखना, फालतू की चीज़ें नहीं देखना भाई, आपको समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। तो आपको अपना समय, फालतू का समय, ये जो बाकी के ये जो ऐप्स हैं, जैसे यूट्यूब भी आजकल यार बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, डिस्ट्रैक्टिंग हो चुका है, ये टिकटॉक वगैरह, खैर टिकटॉक तो बैन है, इंस्टाग्राम वगैरह, और ये व्हाट्सएप पे भी स्टेटस, चलो व्हाट्सएप उतना नहीं लेता, लेकिन हाँ मैंने सुना है कई सारे बच्चे चैटिंग में इतने सारे समय लगाते हैं, ठीक है। तो चैटिंग मत किया करो यार इतना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अपने ये जो समय है करियर वाला समय, सबसे ज़्यादा अपना समय करियर पे। तो स्नैपचैट देखता हूँ, बच्चे पता नहीं दीवाने हैं इसके, और पता नहीं, मैं तो चलाता नहीं हूँ ये सब, केवल यूट्यूब पर ही हूँ मैं थोड़ा सा एक्टिव, और व्हाट्सएप वगैरह चलाता हूँ। कोई सा भी सोशल मीडिया मेरे फ़ोन में नहीं है भाई, ठीक है। और रखो ही मत, आप जिस गोल को जो अपना टारगेट आपने बनाया है ना, वही इतना ज़्यादा आप उसी के एडिक्टेड रहो, आप उसी को अपना नशा बना लो। अगर वो चीज़ आप कर रहे हो ना, तो किसी दूसरी चीज़ में आपका मन ही नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आपका डेडिकेशन लेवल होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे उस फील्ड में भाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये आज की 10 ऐसी मिस्टेक्स थी जो लगभग 98% या फिर 99% बच्चे जो कि कर रहे थे। और आई होप आप भी अपने जो भी मिस्टेक आपने किया होगा वो जरूर इसमें से टॉप 10 में से कोई ना कोई जरूर होगी। तो आप कमेंट में जरूर लिख के बात बताना भाई, और ये भी बताना कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। जरूर
जरूर कमेंट बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आगे की वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। बाकी आपका कोई अगर टॉपिक रिलेटेड डिमांडिंग होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये जितने भी अपने टॉप 10 ये मिस्टेक्स थे वो सभी आपको समझ में आए होंगे, और जो भी आप ये इसमें कर रहे होंगे जरूर बताना भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।